मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को आज एनआईए से क्लीन चिट मिल गई। एनआईए ने कहा है कि प्रज्ञा समेत 6 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। तो सवाल यह है कि आखिर मुंबई एटीएस ने किस जांच के आधार पर प्रज्ञा समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया? 8 साल तक किस गुनाह में प्रज्ञा ठाकुर जेल में रही? आज इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रज्ञा सियासी साजिश का शिकार हुई, तो कांग्रेस ने कहा कि प्रज्ञा को एनआईए बचा रही है। इसलिए आज जो अहम सवाल मैं उठाने जा रहा हूं, क्या साध्वी प्रज्ञा को आतंकी यूपीए सरकार ने बनाया? क्या प्रज्ञा को अब बचाने की कोशिश हो रही है, यानी कि एनडीए सरकार बचा रही है? और आखिरी सवाल, क्या सरकारें बदलने के साथ जांच भी बदल जाती है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान शामिल हो चुके हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा, सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान, स्टूडियो में मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी, सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय के चड्डा, इसके अलावा संघ विचारक राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ेंगे और साध्वी प्रज्ञा के वकील जेपी मिश्र भी मुंबई से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। संजय, देश से माफी मांगेंगे, भगवा आतंकवाद की बात करते थे, एनआईए तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं था। आज जो चार्जशीट दाखिल हुई, संदीप जी देखिए, एनआईए का नाम अब नरेंद्र इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर देना चाहिए। आज दिन दहाड़े इस जांच की एजेंसी, जिसको आजादी से उनको पूरी अनुमति दी जानी चाहिए थी कि आप पूरी जो भी इस षड्यंत्र में जिनका भी हाथ है उनको पकड़िए, उनको गुनहगार साबित कीजिए, उनको सजा और दंड मिलनी चाहिए। नया जब से नरेंद्र मोदी मतलब एनआईए अगर अपनी चार्जशीट में ये कहता है, हो रहा है, अगर एनआईए ये कहती है संजय झा कि कोई सबूत नहीं साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ, बाइक उनकी नहीं है, किसी ने गवाही नहीं दी, मजिस्ट्रेट के सामने गवाही नहीं हुई, बयान भी जो लगभग 6 लोग बयानों से मुकर गए, ये सब एक साजिश रची गई नरेंद्र मोदी के कहने पर, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, आप एनआईए की रिपोर्ट्स देखिए और आपको ये बहुत ताजुब होगा और आपके दर्शकों को भी बहुत आश्चर्य होगा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से एनआईए ने कैसा ये यू टर्न किया है। आपको मैं 2 छोटा उदाहरण दूंगा। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि रोहिणी सालियान जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी मालेगांव केस पर, उन्होंने कहा था कि उनको कहा गया, उनको बहुत एक सीनियर अफसर ने आके कहा कि आप जहां पर ये हिंदुत्व लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर पूरी जो साजिश का, जिन पर आतंकवाद का आरोप है, उन पर जरा ठंड रखिए, उन केस को कमजोर कर दीजिए, उनको रिहाई मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य है। ये उन्होंने बाय द वे सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया, इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में उन्होंने। संजय झा, 1 मिनट रुकिएगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में सरकारी वकील अविनाश रसाल ने इस्तीफे की धमकी दी है। अविनाश ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि उन्हें बगैर दिखाए चार्जशीट दायर की गई है। अविनाश का कहना है कि मैं बहुत दुखी हूं और हो सकता है कि इस्तीफा दे दूं। ये एनआईए के सरकारी वकील कह रहे हैं कि चार्जशीट उन्हें दिखाए बिना दाखिल कर दी गई है। संजय, ऐसा होता है अमूमन ऐसे केसेस में कि सरकारी वकील को चार्जशीट ना दिखाई जाए और दाखिल कर दी जाए? बिल्कुल नहीं होता। कभी भी अगर चार्जशीट दाखिल होनी है, उसका एक प्रोसेस है। चार्जशीट में सिग्नेचर्स भी होते हैं ऑफिशियल्स के, और उसके बाद वो कोर्ट में दी जाती है। कोर्ट में उसकी कॉपियां बनती हैं, वो एक्यूज को दी जाती है। उस पूरी चार्जशीट को जो सरकारी वकील होता है वो उसका पूरा परीक्षण करता है और पॉइंट्स वाइज उसका निरीक्षण करता है, और कहीं कमी होती है। प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, जो यहाँ पर संजय चड्डा भी कह रहे हैं कि एक पूरा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया गया? अविनाश क्या कह रहे हैं? क्या सीधा दाखिल कर दी गई चार्जशीट? देखिए, जो प्रक्रिया होती है संदीप, निश्चित तौर पे प्रक्रिया यही होती है कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी अपने एडवोकेट को चार्जशीट फाइल करने के पहले दिखाती है, और उसमें जो फैक्ट्स होते हैं उसको वकील ये देखता है कि उस फैक्ट्स में कितने मेरिट है और आगे मामला कितना आगे तक जाएगा, कितना चलना है उसे आगे। तो अगर यहाँ पर एडवोकेट ये कह रहे हैं, अविनाश ये कह रहे हैं
तो इसका मतलब साफ है, क्योंकि संदीप इसके पहले भी हुआ है कि इस मामले में जो प्रोसिक्यूटर था उसने नाराजगी दिखाई थी और मामले से खुद को अलग कर लिया था। तो ये बताने के लिए सिर्फ नाराजगी नहीं दिखाई थी, यहाँ दर्शकों को मैं बता दूं, पिछले साल जून में रोहिणी सेलियन जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने कहा मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है एनआईए की तरफ से कि इस मामले पर थोड़ा सा आप हल्का हो जाइए, गो सॉफ्ट ऑन द केस। और उसके 3 महीने बाद बाकायदा उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया और नाम लिया तत्कालीन एसपी, अब डीआईजी हो गए हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तत्कालीन एसपी सुहास वर्के का, कि सुहास वर्के ने मुझ पर दबाव बनाया कि आप इस मामले को ज्यादा परस्यू ना करें। प्रभाकर, निश्चित तौर पर, और देखिए संदीप, वो मामला और आज का मामला, ये जो मौजूदा मामला, ये बताने के लिए काफी है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनआईए अपने मन के मुताबिक करना चाहती है, और वो भी तब जब अपने ही वकील से अगर कुछ चीजें छुपाई जा रही है। इसे कहीं ना कहीं छुपाया जाना ही कहा जाएगा संदीप, कि अगर ये कहा गया कि मुझे नहीं दिखाया गया। मैंने अपनी करियर में जितनी चीजें देखी है, मेरा अनुभव ये है कि तमाम जब चार्जशीट फाइल होती है उसके पहले एडवोकेट्स को पूरा ब्रीफ किया जाता है, एडवोकेट्स उस फाइल के बिल्कुल यही बात यहाँ पर संजय चड्डा भी कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप इस पर? सरकारी वकील दुखी है, कह रहा है मुझे दिखाया नहीं गया, चार्जशीट दिखाई नहीं गई, दाखिल कर दी गई, मैं दुखी हूं, मैं इस्तीफा दे सकता हूं। और यह पहला वाकया नहीं है, इससे पहले रोहिणी सेलियन का क्या मामला था उसका मैंने तफसील से जिक्र कर दिया। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, अन्याय के अधिनायकों के अंतर्गत काम करने वाले लोग न्याय देखकर नाराजगी व्यक्त करके अन्याय को लागू करने का, नहीं, ये कौन सी भाषा में आप ये सब सर से सुन लीजिए ना, हाँ। सुन लीजिए ना, वो नहीं, जवाब तो सुनिए। हाँ। आप डायलॉग्स मारेंगे और हमको जवाब देने का भी अधिकार। डायलॉग तो आप मार रहे हैं, फिल्मी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कुछ। लोकतंत्र नहीं, डायलॉग रोहिणी सेलियन ने मारा, क्योंकि उन्होंने पहले एनआईए को मामला दिए जाने के पहले ये मामले एटीएस में 2006 के जो अल्पसंख्यक समुदाय के अभियुक्त हैं वो निर्दोष हैं, ये सबसे पहले बयान आता है। मतलब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर झूठ बोल रही है, अब सरकारी वकील झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर झूठ बोल रहे हैं। रोहिणी सेलियन षड्यंत्र की हिस्सेदार हैं, अविनाश भी षड्यंत्र का हिस्सेदार है, निर्दोषों सरकारी वकील अविनाश भी षड्यंत्र के हिस्सेदार है। वो कह रहे हैं मुझे दिखाई नहीं गई चार्जशीट, जबकि एक प्रक्रिया होती है, दिखाई तो जाएगी ना सरकारी वकील। नहीं, प्रक्रिया के बारे में देखिए, यहाँ डिफेंस के एडवोकेट आदरणीय जेपी मिश्र जी बैठे हैं, जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है उस पर प्रकाश डालने की क्षमता उनकी, मैं हाँ, वो जुड़ने वाले हैं, उनसे पूछूंगा। पर कानूनी प्रक्रिया का अंग नहीं हो, प्रक्रिया का अंग नहीं हो, किंतु जिन लोगों ने, जब री इन्वेस्टिगेशन का पावर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इरशाद अली वर्सेस विनय त्यागी मामले में जस्टिस स्वतंत्र कुमार का ऑर्डर है बाकायदा कि आप री इन्वेस्टिगेशन बिना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के नहीं कर सकते। नहीं, आप कहां जा रहे हैं? मेरा सवाल ये है, सरकारी वकील कह रहा है, सरकारी वकील कह रहे हैं मुझे चार्जशीट दिखाई नहीं गई, क्यों नहीं दिखाई गई? चार्जशीट क्यों नहीं दिखाई गई? इसलिए लापरवाह, गैर जिम्मेदार, पक्षपात करने का प्रयास करने वाली, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पापों को ढकने का प्रयास करने वाले, अब जो है निर्दोषों को छलने के लिए नीति कर रहे हैं, ये न्याय के लिए घातक है। संदीप जी, संक्षेप में मैं यही बताऊंगा, शायद प्रेम जी को मालूम नहीं है, लेकिन जब स्वामी असीमानंद और ढेर सारे लोग, जो बाद में आप देखे होंगे, रणधीर सिंह का मैं आपको उदाहरण दूंगा, रणधीर सिंह हॉस्टाइल बन गए, जबकि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने पूरा ये अपना टेस्टिमनी दिया था। नहीं, मालेगांव के मामले में तो फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं, मैं डिटेलिंग में जा ही नहीं रहा हूँ। सुनिए, प्रेम शुक्ला मैं डिटेलिंग में जा ही नहीं रहा हूँ। मेरा सवाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकारी वकील अविनाश कह रहे हैं मुझे दिखाए बिना चार्जशीट दाखिल की गई, क्यों? सवाल यह है, सरकारी वकील कह रहे हैं, और इससे पहले रोहिणी सेलियन एनआईए पर सवाल उठा चुकी है। अरे भाई, 2008 में मुंबई के पुलिस कमिश्नर एसओपी प्रोसीजर का फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि लश्कर तोयबा के षड्यंत्र में उनको वहां नियुक्त किया गया था। राम प्रधान कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो एसओपी का उल्लंघन। मेरे सवाल का जवाब दीजिए संजय। जो लोग हेडली के साथ मिलकर हिंदू आतंकवाद से दिखाना चाहते थे, जो दिग्विजय सिंह के प्रयास से हेमंत करकरे जी के हत्याकांड में हिंदू आतंकवादियों को फंसाने का षड्यंत्र रच रहे थे, आज वो बेनकाब हुए हैं, उनका चेहरा विकृत दिखाई दे रहा है। तो अनावश्यक जो है, हो गया, इस तरह के आरोपों में हो गया, न्याय को जो है बादल हो गई आपकी तकलीफ।
ठीक है, संजय झा। नहीं, तकरीर देने का अधिकार, क्योंकि जो जिनको आप संदीप तकरीर जी का अधिकार देखिए, दे रहे हैं, मैं वो आपको ये झूठ के बताऊंगा कि आप पुलिंदर मालेगांव करी, को ही आज तक मुकदमा लड़ रहे हैं। आइसोलेशन में 2008 से 2014 तक प्रेम जी चार्जशीट जरा दायर शांति करने रखिए। से आप किसने यदि रोका था? अजमेर शरीफ एनआईए को अरे 2010 प्रेम से शुक्ला आप जी जरा रुकेंगे शांति कि नहीं, रखिए, प्रेम 2 मिनट शुक्ला? के लिए। हाँ बोलिए संजय, सबको मौका प्रेम जी दीजिए। जरा 2 मिनट शांति रखिए। चाहे आप देखिए समझौता लिए, अजमेर लीजिए, आप हैदराबाद में जो हुआ वो लीजिए, हर जगह लीजिए। आपने देखा होगा कि पिछले महीनों में कितने विटनेसेस, कितने गवाह हॉस्टाइल हुए हैं, और ये सब तो इस लोग पर सरकार को RSS कैसे के दोष मत देंगे? जो सिंपथाइजर या नहीं, इसमें सरकार पर कैसे दोष मत रणधीर देंगे? सिंह आए हिंदुओं को रणधीर मतदान सिंह करने जो के आदेश विटनेस को जो हॉस्टाइल बने उनको झारखंड में इन्होंने मंत्री बनाया है। झारखंड में उनको इनाम में उनको मंत्री बनाया है बीजेपी आरएसएस ने। तो यहां पर तो ये सब जानते हैं कि स्वामी असीमानंद जो आरएसएस के थे, उन्होंने कहा था कि इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, उनका इसमें हाथ था। अब स्वामी असीमानंद तो कैरेवन के इंटरव्यू में मोहन भागवत का नाम लिया था, और जब आरएसएस ने उनको धमकी दी तो असीमानंद कैरेवन जी को हम फिर से फ्लैशबैक में चले गए। मुझे विजय शंकर तिवारी, मुझे ये समझाइए, सरकारी वकील कह रहा है कि चार्जशीट दाखिल की गई, दायर की गई मुझे दिखाए बिना, ये गंभीर आरोप है क्या? संदीप जी, ये तकनीकी जो बातचीत है, ये वास्तव में किसी वकील से पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, वकील बता रहे हैं। हाँ, ये नहीं, अभी उनके वकील से पूछ लीजिए। अभी ये वकील जो बात कर रहे हैं, हाँ। तो उनके जो वकील है अब उनसे तेरा मेरा वकील वाला नहीं, तेरा खेल मेरा भी हो नहीं। गया। देखो, हाँ। वकील तो तेरा ही मेरा होता है, हमेशा तेरा मेरा वकील होता है। हाँ। दो पक्ष के दोनों पक्ष ये के अलग अलग किसी वकील पक्ष के वकील नहीं है। नहीं, ये अपनी वकालत करते वक्त मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो पहले रोहिणी सेलियन, नहीं, अब अविनाश। संदीप जी, उनके पक्ष के वकील से जब पूछेंगे तो इसका समुचित उत्तर देंगे। मैं एक बात आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि इसका जो प्रताड़ित होने वाले लोगों में, जो कांग्रेस का एक इतिहास रहा है कि एक बार नहीं, इन्होंने अपने हित में, कांग्रेस के हित में समय समय पर दमन चक्र देश में चलाया है। आपको पता होगा जो मीसा DIR लगा था वो भी कांग्रेस ने लगाया था ना जी, और किसी ने तो नहीं लगाया था। ये इसी प्रकार के माहौल, हिंदू आतंकवाद के नाम से जो माहौल खड़ा किया गया, घिनौना काम किया गया, ये उसी प्रकार के माहौल को बनाने की तैयारी थी। मैं उसका पीड़ित रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, आपके यहाँ पर NIA आई, पूछताछ हुई, छोटी साध्वी प्रज्ञा आपके घर आती थी। मेरे घर साध्वी में प्रज्ञा आती थी, तो NIA के लोग मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर में जाके मेरी पत्नी को धमकाते थे, और 3 बार और NIA साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी हुई ATS की जांच की बिना पर। 4,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल की एक ऐसे शख्स ने जिसे अशोक चक्र मिला, देखो जो सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं विजय शंकर तिवारी, नहीं, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद गढ़ा गया, मढ़ा गया, ये साजिश थी, तो फिर क्या हेमंत करकरे से अशोक चक्र वापस ले लो? अशोक चक्र वापस ले लो। संदीप जी, उसी का प्रमाण आ आप एक शहीद उसी का प्रमाण आ गया। इस तरह से मखौल उड़ाया जाएगा। अभी दिग्विजय सिंह जी ने तो हेमंत करकरे से अशोक चक्र वापस ले लो। हेमंत करकरे को जो शहीद की दर्जा दे रहे थे वही दिग्विजय सिंह। तो फिर अशोक चक्र वापस ले लो ना, सरकार से दरख्वास्त करो। वही मोहनलाल, जो हमारे मोहन शर्मा, जो दिल्ली में बाटला हाउस में आतंकवादियों के हाथों मारे गए थे, उनके घर तक जाने के बजाय वो आतंकवादियों घर गए थे। वही दिग्विजय सिंह जी कहने के आधार पर आप करकरे हमारे साथ सरकारी वकील अविनाश रसाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अविनाश, क्या हुआ? आप दुखी क्यों हैं? इस्तीफा देने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हुआ कि ये जो चार्जशीट फाइल करने की जो बात थी, वो कोर्ट को हमने बता दी थी कि ये आखिरी हफ्ते में हम लोग दाखिल कर देंगे, लेकिन उनकी सब तैयारियां हो गई थी, वो उसकी खबर मुझे नहीं थी। अच्छा। जिसकी वजह से मुझे मालूम नहीं था कि वो आज चार्जशीट फाइल करने वाले हैं। आपको चार्जशीट नहीं दिखाई गई? आपको जानकारी थी चार्जशीट में क्या क्या होगा? नहीं, मुझे अभी तक मैंने देखा भी नहीं है चार्जशीट। ये सामान्य प्रक्रिया होती है क्या अविनाश? क्या सरकारी वकील को दिखाए बिना इस तरह से चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है? वो नॉर्मली ऐसा होता है कि दाखिल करने के बाद उसकी कॉपी प्रोसिक्यूशन को दी जाती है। हाँ। कोर्ट में देने के बाद उसके बाद जो भी है प्रक्रिया वो नहीं, दायर करने से पहले क्या सरकारी वकील को दिखाना जरूरी नहीं होता? नहीं, उसकी कुछ उनको जरूरत नहीं लगी ना, तो उन्होंने जरूरत नहीं लगी, पर अमूमन दिखाना होता है। नहीं, उनको इंटीमेट तो करना पड़ता है ताकि वो आपको जानकारी नहीं दी गई। हाँ, वो नहीं दी गई थी। उसके लिए
मैं नाराज था कि भाई कोई भी जूनियर वकील आके बात कर रहा है कि ये चार्जशीट है, और वो उसकी वकील लोग आके सीनियर को बोलना भी चाहिए कि भाई हम लोग दाखिल कर रहे हैं। अविनाश देखिए, आप समझिए, आपका ये खुलासा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आपसे पहले एक और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सेलियन ऑन रिकॉर्ड जा चुकी हैं कि एनआईए ने मुझ पर दबाव बनाया कि गो सॉफ्ट ऑन द केस। उन्होंने सुहास वर्के का, तत्कालीन एसपी एनआईए का, उनका नाम बाकायदा एफिडेविट में बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया। ये क्या दबाव की प्रक्रिया का हिस्सा माने? मेरा सीधा सवाल आपसे। नहीं, ये ऐसी कोई, देखो मेरिट के ऊपर तो कुछ चीज हुई नहीं है ताकि जिसके बारे में मैं आपसे बात कर सकूं। ये सब जो प्रक्रिया है जो करनी चाहिए, जो दाखिल करते समय, उसके बारे में थी। उसके लिए तो वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। आर यू सरप्राइज्ड अविनाश? आर यू सरप्राइज्ड यू वर नॉट टोल्ड? that is the anguish which I have expressed by saying that it is better to resign. तो अब आप क्या रिजाइन करने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं? नहीं, उन्होंने आप सरकारी वकील नहीं रहेंगे? नहीं, उन्होंने सॉरी बोल दिया है। उनकी वजह उन्होंने बता दी है। हाँ। जो वजह उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ये, तो उसमें उनकी दिक्कतें हैं, तो उसके लिए नहीं, ये जानबूझकर ये ओवरलुक तो नहीं किया कि भाई नहीं अविनाश को नहीं दिखाते, सरकारी वकील को दिखाने की क्या जरूरत है? ये अनजाने में उनका हो गया है। उनकी एक, देखो हर एक ऑफिस की एक अपनी अपनी सिस्टम होती है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। मैं फिर से अपने दर्शकों के लिए आपसे एक सवाल दोबारा पूछना चाहूंगा। पहले भी पूछा मैंने आपसे, आपको ये नहीं मालूम था आज चार्जशीट जो दायर होने वाली है उसमें क्या होगा? नहीं, कुछ मालूम नहीं था क्या वो करने वाले हैं, क्योंकि मैं सबको बोल रहा था आज चार्जशीट फाइल नहीं होगी। सब मीडिया वालों ने मुझे पूछा सुबह जब मैं कोर्ट में गया तब, तो मैं बोला आज उसकी कुछ उम्मीद नहीं है। तो इसके मतलब ये है कि मुझे मालूम नहीं था। इससे पहले कोई दबाव बनाया गया आप पर रोहिणी सेलियन की तरह? नहीं, मैं वो संबंध ही नहीं आता और ऐसा कोई कर भी नहीं सकता मेरे साथ। आई एम वेरी सीनियर पर्सन इन दिस फील्ड। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। थैंक यू। तो सरकारी वकील साहब कहते हुए उन्हें नहीं मालूम था आज चार्जशीट जो दायर की जाने वाली है उसमें क्या है। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि आज चार्जशीट दायर की जाने वाली है वो इस महीने के आखिर में होने वाली थी। ये बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। यही प्रक्रिया होती है संजय। एक बार और रीआइटरेशन चाहूंगा। मैं आपको बताता हूं प्रक्रिया क्या होती है। 100% केसों में, 99 भी नहीं बोल रहा हूं, 100% केसों में जो प्रोसिक्यूशन है वो इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट बनाता है और वो चार्जशीट लाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हाथ में दी जाती है कि ये है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही दायर करता है। बिकॉज प्रोसिक्यूशन का जो फेस है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। कोर्ट के आगे जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रोसिक्यूशन अपने आप नहीं आता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट के आगे उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसको मालूम नहीं, उसको यही नहीं मालूम कि आज चार्जशीट दायर होनी है। दाल में कुछ काला दिखता है। बिल्कुल। और एक बात मैं और यहां पे बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा सिद्धांत है पूरे विश्व का, वो ये है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो सीम टू बी डन। दिखना भी चाहिए कि क्या न्याय हो रहा है। तो इस तरह का अगर एपिसोड आते हैं तो वो निश्चित चेहरे को ही नहीं मालूम कि बोलना क्या है। चेहरे को मालूम ही नहीं है कि क्या होने वाला है। चेहरा सुबह ये बता रहा है कि चार्जशीट आज दाखिल नहीं होगी प्रेस को, और दोपहर को उसे पता चलता है कि एक जूनियर लॉयर ने आके चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। छोटा सा ब्रेक लूंगा। अतुल कुमार अंजान, आपसे एक छोटा भाई होने के नाते माफी मांगते हुए कि अभी तक आपको बिठाए रखा